ऑटिज़्म में स्पेशली हर एक बच्चा ना एक्सपेरिमेंटिव मोड पे चल रहा है। हर डॉक्टर, लिटरली हर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चे पे। मेरी समझ में तब तक ये था कि अगर मेरा बच्चा बोलने लग जाएगा तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ब्लॉक पूरा का पूरा इतना बड़ा ट्रायंगल, और मुझे आज भी वो याद है, मेरे बेटे के मुँह में, मतलब उसने वो मुँह में दिया हुआ था और यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ था। निमित के पैदा होने पर जैसे हर परिवार में खुशी होती है, हमारे परिवार में भी बहुत खुश थे सब लोग, क्योंकि निमित हमारी परिवार में आई थिंक 3 जनरेशंस के बाद छोटा बच्चा आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अकेले हैं, उनका कोई सिबलिंग नहीं है। मेरे इन-लॉज़ में भी मेरे हस्बैंड के बाद आई थिंक कुछ 32-33 सालों बाद बच्चा हुआ था, तो जैसे सब में एक्साइटमेंट होती है, सब बहुत एक्साइटेड थे। माइलस्टोन्स भी नॉर्मल थे। स्पीच जब डिले हुई तो लगा कि अब कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से जब डायग्नोज़ मिला ऑटिज़्म, तो ऑटिज़्म का हमको ज़्यादा पता नहीं था, तो हमें ये लगा कि ये तो थोड़े टाइम की बात है, 2, 4, 5 महीने दवा खाएगा, थेरेपी कराएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर ये बाद में धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि ऑटिज़्म लाइफ़ टाइम कंडीशन है, लाइफ़ टाइम काम करने की ज़रूरत है, हमें भी और उसके लिए भी, क्योंकि उसको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना लाइफ़ टाइम कंडीशन के साथ, हमारे लिए भी आगे बढ़ना और उसके लिए भी आगे बढ़ना, ये क्रोनिक जैसे रहता है वैसे रहेगा, चलेगा, जब तक हम हैं, जब तक वो है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या भाटिया है और आज मैं अपनी और मेरे बेटे निमित की कहानी बताने जा रही हूँ। जब मुझे यहाँ जोश टॉक से कॉल आया कि मुझे मेरी कहानी शेयर करने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। नए पेरेंट्स को, नई माँओं को शायद ये समझाने का या ये बताने का कि शायद जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो गलतियाँ वो ना करें, और जो चीज़ें जो रियलिटी एक्चुअली है थेरेपी सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, वो शायद मेरी कहानी से वो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें कि ये हो सकता है, क्योंकि हालात नहीं बदलते हैं, हमें खुद को बदलना पड़ता है। मेरा बेटा है जो 16 साल का है, ही इज़ ऑन ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम, ही इज़ अ स्पेशल नीड बच्चा। पर हमारी जर्नी शुरू हुई जब वो 2 साल 3 महीने का था। तो मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसके सब माइलस्टोन्स बहुत नॉर्मल थे। मेरी डिलीवरी बहुत नॉर्मल थी, मेरी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल थी। लेकिन जब जैसे-जैसे वो बढ़ रहा था, बाकी माइलस्टोन्स तो उसके वैसे ही आ रहे थे जैसे बाकी बच्चों के आते हैं। जैसे उसने चलना अपने टाइम पे शुरू किया, गर्दन जब बच्चे थामते हैं कुछ 6-8 महीनों में, तब वैसे ही हुआ। लेकिन उसकी स्पीच नहीं थी, बोलता नहीं था, आवाज़ नहीं थी उसकी। तो मैं हमेशा डॉक्टर के पास जब वैक्सीनेशन के लिए जाती थी, तो मैं ये बोलती थी कि ये बात नहीं करता, ये बोलता नहीं है। इनफैक्ट उसकी बैबलिंग भी नहीं थी, जो बच्चा मम-मम, पापा ये वो भी नहीं था। तो वो मुझे हमेशा यही बोलता था कि क्या वो सुनता है? तो मैं बोलती थी हाँ, सुनता तो है, क्योंकि जब मैं उसको नाम से बुलाती थी, तो वो रिस्पॉन्ड करता था। 10 में से शायद 7 रिस्पॉन्स उसके बिल्कुल ठीक होते थे, और 2-3 में हम उसको शायद ये दे देते थे एक एडवांटेज कि बच्चा मूडी होता है, नहीं भी सुन रहा। तो मैं डॉक्टर को एज़ इट इज़ बताती थी। तो वो बोलता था सब ठीक है, हम 3 साल तक वेट करेंगे, क्योंकि लड़के 3 साल तक भी बोलते हैं। एज़ फार एज़ उसके फादर की बात है, तो मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि वो भी बहुत लेट बोले, मतलब 3 सवा 3 साल में, तो कई बार बोलते हैं ना पिताजी पे गए हैं बच्चे, तो शायद मुझे लगा ठीक है। पर क्योंकि वो अकेला बच्चा था हमारे घर में, हम सब बड़े थे, तो मुझे लगा कि इसको पीयर ग्रुप की ज़रूरत है, शायद बच्चों को देखकर ये बोलना शुरू कर दे, तो मैंने इसको एक स्कूल में डाल दिया। छोटा-सा प्री-स्कूल था, और जर्नी शुरू हुई वहाँ से हमारी उसकी स्कूल की। जब 10, 12, 15 दिन स्कूल जाते हुए निकले, तो मुझे उसकी कोऑर्डिनेटर ने स्कूल की बुलाया, और मैं शायद उसको आज भी दुआ देती हूँ। तो वो बोलती हैं कि मैम मुझे ना कुछ अलग लगता है इस बच्चे में। मैंने बोला मैम क्या अलग लगता है? कहती पता नहीं मैम, क्लास में सब बच्चों के साथ प्रॉपर्ली जेल अप नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, हँसने वाली बात पे बहुत खुल के नहीं हँसता है। मतलब अजीब है, कुछ अलग है। अब मेरे पास कोई और इंटरैक्शन करने के लिए या अपनी क्यूरोसिटी को हल करने के लिए नहीं था, मैं सीधा डॉक्टर के पास गई। जो इसके पीडियाट्रिक थे, बहुत अच्छे पीडियाट्रिक थे, बड़े वेल नोन बड़े हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक थे। तो मैंने उनसे बात की, बोले मैम आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तब तक भी मुझे डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया था कि उसको कोई ऐसी मानसिक परेशानी है या कोई ऐसे ऑटिज़्म नाम की कोई कंडीशन है जिसको हम आगे जाकर एड्रेस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर से ये था कि ये क्या होता है? और मुझे ये था कि शायद ऐसी कोई बीमारी है जो 10, 12, 15 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। बोली नहीं, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को हमें नॉर्मल तरीके से हटकर कुछ सपोर्ट देना पड़ता है, कुछ हेल्प करनी पड़ती है। आई वाज़ क्लूलेस।
सबसे पहले तो मैं बहुत भैं-भैं करके रोई, क्योंकि मुझे मेरा पहला बेटा, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड के बाद आई थिंक शायद 30-32 सालों बाद हमारे घर में बच्चा था। मेरी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा और पहला बच्चा, तो लाडला भी था, और सबको ये भी लगता था ना कि हमारे बच्चे में तो कोई भी कोई परेशानी हो नहीं सकती। मैं क्वेरी लेके गई थी कि ये बोलता नहीं है, और मेरी समझ में तब तक ये था कि अगर मेरा बच्चा बोलने लग जाएगा, तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पहला जो मेरे पास जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि अभी बात नहीं करता ये। ये 2 साल का हो चुका है, 2 साल 3 महीने का हो चुका है, अभी तक ये बोलता नहीं है। तो अगर बोलेगा स्पीच आ जाएगी। तो मैं उनको बोलती थी मुझे स्पीच थेरेपी करा दो। कहती थी नहीं, नहीं पहले इसको सीखने दो, पहले बैठने दो, पहले। मैंने बोला ठीक है। अब थेरेपी सेंटर्स का अगर आप हाल देखोगे ना, तो वो ऐसा है कि मैं कहती हूँ भगवान किसी दुश्मन को भी वहाँ ना भेजे। क्यों? क्योंकि थेरेपी सेंटर्स जनरली ऐसे बने हुए हैं, या तो बेसमेंट्स में हैं, बहुत ही ग्लूमी, डार्क, एकदम जैसे बंद कमरों वाले। पहले ही बंदा इतना परेशान, बच्चा इतना रोता है, शुरुआत में तो बच्चा वहाँ सेटल भी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को आप पेरेंट्स से अलग करे हुए कमरे में बंद करो, वो इतना भैं-भैं करके रोता है, वैसे भी उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पेरेंट वैसे ही क्लूलेस है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं रिक्वेस्ट हमेशा करती थी कि मुझे अंदर बैठने दिया जाए, क्योंकि मेरा बच्चा आप लेकर जा रहे हो, 45 मिनट्स का सेशन है, एंड वी वर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट। क्योंकि जिस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, 2010 की बात है ये, उस टाइम हम 800 रुपए पर थेरेपी देते थे। तो शायद अब तो अब बढ़ गए होंगे चार्जेस। तो मेरे को पैसा भी दरकिनार होता है, लेकिन इंसान को ये होता है कि बच्चे के साथ अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा नॉन वर्बल है। वो बोलकर बता तो सकता नहीं कि मुझे अंदर ये करवाया। तो पर ये बोलते थे कि नहीं, बच्चा ना फैल जाएगा, पेरेंट्स को देखकर वो और बिहेवियरल हो जाता है, वो हमारी बात नहीं सुनता। तो पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं, घड़ी देखते रहते थे हर 10 मिनट में। अंदर से बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्लूलेस। एक दिन वहीं बड़ा सो कॉल्ड बहुत सुंदर थेरेपी सेंटर, इतना बड़े डॉक्टर, इतने मतलब नामी-गिरामी लोग, और मेरा बेटा बैठा है, और ऐसे बैठते थे जैसे मैं और आप सामने, जैसे टीचर और बच्चा बैठते हैं, सिर्फ़ एक टेबल का दरमियान में डिफ़रेंस होता है सिर्फ़। और आप सोचो मैं 800 रुपए दे रही हूँ पर आवर का, पर आवर भी नहीं, 45 मिनट्स इन फैक्ट, और वहाँ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को अंदर बिठाकर शी वाज़ ऑन फ़ोन। वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे थी पूरे 45 मिनट के सेशन में। बच्चा नहीं बता पाएगा ना आके कि मैडम ने तो मुझे कुछ नहीं कराया, या मैडम ने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं, या जो मैं करने गया था वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसने आई थिंक उसको पॉटी आई थी बिकॉज़ वो बहुत छोटा था। तो उसने पॉटी की, डायपर में हाथ डाला, पूरा भर लिया अपने आप को, एंड टीचर वाज़ इन फ्रंट ऑफ हर। वो डॉक्टर जो सर्टिफाइड टीचर थीं, जो सर्टिफाइड बिहेवियरल मैनेजमेंट कराती थी, वो उनके सामने थी। मेरे सामने, मुँह के सामने बच्चा बैठा है, और आप उस बच्चे के साथ में कोई इंटरैक्शन नहीं दिखा रहे, कोई उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। दरवाज़ा खुलते ही जी बाहर आती है, "मैडम आपके बेटे ने पॉटी कर दी है।" वो भर गया है पूरा। मेरा पहला क्वेश्चन था, "मैडम आप कहाँ थे?" और वो कमरा बहुत छोटा था, बस मैंने शोर भी किया, उनसे बात भी की, जो वहाँ के हेड इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने बात की। फिर उनका ये जवाब था कि जी आपको थोड़ी डिग्निटी से बात करनी चाहिए थी। मैंने बोला डिग्निटी तो बात की बात है, मेरा बच्चा पॉटी पूरा मुँह में हाथ में भरकर बैठा है, मैं यहाँ डिग्निटी देखूँगी कि मेरे बच्चे की साफ-सफाई देखूँ? एटलीस्ट वो अगर अपने आप को खराब भी कर रहा है तो मुझे बुलाना तो चाहिए, मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए। खैर, थेरेपी सेंटर में थेरेपीज़ एज़ यूजुअल हमने बहुत साल थेरेपी ली। वहाँ ही एक स्पीच थेरेपिस्ट होते थे, तो वो लेडी बहुत बिज़ी होती थी, बहुत ही ज़्यादा। उनके पास मतलब बैक टू, और जो नए पेरेंट्स होते हैं ना, उनके पास ना ये एक एंग्ज़ायटी होती है कि ना मैं अपने बच्चे को ये भी थेरेपी करा दूँ, ये भी थेरेपी करा दूँ। शुरुआत में तो सब कुछ ले लें, क्योंकि जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाएँ। ये नहीं पता होता कि ये लाइफ़ टाइम प्रोसेस है, ये नहीं पता होता कि ये ज़िंदगी भर का काम है। ये काम एक बार आकर रुकेगा नहीं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का काम नहीं है। ये पूरे साल, पूरी ज़िंदगी जब तक आपकी साँसें चल रही हैं तब तक चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि मैम प्लीज़ आप मेरी भी थेरेपीज़ करा दो, क्योंकि मेरे को स्पीच थेरेपी की ही रिक्वायरमेंट है, मेरा बेटा बोलता नहीं है अभी भी। तो बोले कि मैम ऐसा है, हमारा ना यहाँ तो टाइम स्लॉट फुल है, मेरा ना प्राइवेट क्लिनिक है, वो दिल्ली का दूसरा कोना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे वो वहाँ टाइम दे दो, मैं शाम को वहाँ बैठती हूँ, आप वहाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। शाम को मैं वहाँ ट्रैफ़िक के साथ, बच्चे के साथ, रोता हुआ बच्चा, खाना भी गाड़ी में खा रहे हैं। इतने बड़े-बड़े कैनिया मैं अपनी गाड़ी में भर कर रखती थी पानी की। वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं है, वो पॉटी भी डायपर में कर रहा है, सुसु भी डायपर में कर रहा है। साबुन के एक वो रखे हुए थे मेरे पैकेट्स और पाउच रखे होते थे, कहीं भी रोक कर हाथ धोते थे, मुँह धोते थे, कपड़े चेंज करते थे।
बहुत परेशानी से, लेकिन जाते थे क्योंकि हमें ये था कि थेरेपी करानी है, शायद जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें हमारे बच्चे को ज़रूरत है। पैसा भी जा रहा था, फाइनेंशियली भी आप ड्रेन होते हो, इमोशनली और फिज़िकली भी आप ड्रेन होते हो। फिर एक थेरेपिस्ट, वो जो स्पीच थेरेपिस्ट थी सो कॉल्ड, उन्हीं के पास एक मतलब एक उनका शायद पार्टनर था या क्या था, तो वो मैंने बोला कि सर भी हैं यहाँ पे, आप सर के कभी वो क्लास लेती थी, कभी वो सर लेते थे। तो उन्होंने बोला कि मैम आप बहुत दूर से आते हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप ना इन सर को अपने घर बुला लीजिए। तो 3 दिन आप हफ्ते में यहाँ आ जाया करिए, 2 दिन ये सर आ जाएँगे। मैंने बोला बहुत कन्वीनिएंट है हमारे लिए। तो हमने बोला ठीक है। हालाँकि चार्जेस भी दुगने थे, पर एनीवेज़ हमें ये था कि कन्वीनियंस मिल रही है, तो एक बारी की शाम की कन्वीनियंस, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक, बच्चा छोटा, रोना, चीखना-चिल्लाना सब कुछ बीच में, तो हम उनको घर बुलाते थे। वो घर आते थे, वो भी एज़ यूजुअल कमरा बंद कर लिया, हम बाहर बैठे, हमें अलाउ ही नहीं करते थे कि हम देखें कि आप क्या कर रहे हो बच्चे। इनफैक्ट मैंने उनको कई बार बोला भी कि सर मुझे एक बार बैठने दीजिए या मुझे देखने दीजिए मेरे बेटे के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं उसके बाद मुझे, नहीं मैम जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा। एनीवेज़ वो करवाते 4-1 महीने निकले, उस मेरे हस्बैंड एक बार ऐसे ही अचानक से जल्दी घर आ गए और वो उन्होंने दरवाज़ा, उनको नहीं पता था कि थेरेपी चल रही है, उन्होंने दरवाज़ा खोला बेडरूम का, वो बाय चांस बात है लॉक नहीं था। खोला तो जो बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स होते हैं ना, जिसमें शेप्स होती हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्योंकि जनरली थेरेपिस्ट यही यूज़ करती है, ये टूल्स होते हैं उनके, कलर ब्लॉक्स होते हैं, शेप्स ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सब ब्लॉक्स के साथ। तो वो ब्लॉक पूरा का पूरा इतना बड़ा ट्रायंगल, और मुझे आज भी वो याद है मेरे बेटे के मुँह में, मतलब उसने वो मुँह में दिया हुआ था और यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने बहुत मतलब मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस टाइम पर एक पेरेंट को कितना गुस्सा आ सकता है कि आप उसका छोटा-सा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा, जो समझ नहीं पा रहा, जिसके, क्योंकि वो शायद उसको ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जब हमने उनकी डॉक्टर से कंप्लेन की, तो हमें ये पता चला कि जो वो थेरेपिस्ट जो डॉक्टर के क्लिनिक पे थी, उनके पास 6 महीने का डिप्लोमा भी नहीं था। शी वाज़ नॉट इवन क्वालिफाइड टू वर्क एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, शी वाज़न्ट। पर उनके पास इतनी लाइनें थी कि लोग वेटिंग में उनको टाइम लेते थे, 2-2 3-3 महीने की वे, क्योंकि डॉक्टर बहुत रिनोन थे, डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, बड़ा नाम था, तो डॉक्टर के नाम से वो लोग आते थे। जब हम हॉस्पिटल उसको लेकर गए, बड़ा हॉस्पिटल था, गुड़गाँव का काफ़ी नामी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर हमने जब इलाज शुरू किया तो हमें आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स इमीडिएट जैसे जो आईसीयू में इमरजेंसी में जैसा ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन जब मेरे बेटे के, क्योंकि ईईजी, ईसीजी और एमआरआई ये सारे टेस्ट होने थे, तो अगर एक नॉर्मल इंसान जा रहा है या नॉर्मल बच्चा जा रहा है तो शायद ये टेस्ट जो हैं उसके बिना उसको सिडेशन दिए, बिना उसको एनेस्थीसिया दिए करे जा सकते हैं। क्योंकि मेरा बेटा एक स्पेशल नीड बच्चा है, तो वो अलाउ नहीं करेगा अपने सर पर या अपने हाथ पर या मुँह पर कुछ लगाने के लिए, तो उसको सिडेशन देने के बाद ही। तो जब सिडेशन दिया गया, तो क्योंकि सिडेशन के साथ ये एक प्रोस्पेक्टिव रहता है कि आपको खाली पेट रहना है, आप ज़्यादा खा नहीं सकते, उस लंबे समय के लिए आपको कुछ, मेरा बेटा अनकॉन्शियस था तो उसको होश नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल आ चुका है। जब उसको होश आया, तो इमीडिएट इफ़ेक्ट उसका ये था कि उसको भूख लगी थी, क्योंकि वो रात भर का इलाज में था, सुबह 12 बजे उसको होश आया, तो ही आस्क्ड फॉर फूड, उसने इशारा किया कि मुझे खाना खाना है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैम हमारा लंच का टाइम ना 1:30 बजे का है, उससे पहले लंच नहीं मिलेगा। जो वहाँ पे नर्स थी या जो भी, तो मैंने बोला कि मैम या तो आप अलाउ कीजिए हम बाहर से कुछ ला दें, हम अपने बेटे को घर से, क्योंकि वेटिंग टाइम मेरे और आपके लिए समझदारी में समझ सकते हैं हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी बन रहा है या अभी आ रहा है, पर मैं अपने बेटे को शायद वेटिंग टाइम नहीं समझा सकती, क्योंकि उसको वो खाना चाहिए, तो कैसे समझाऊँ कि बेटा अभी हॉस्पिटल का टाइम नहीं हुआ, अभी लंच आज नहीं है, आप यू कैन नॉट हैव लंच अभी, क्योंकि अभी उनका वो टाइम ही नहीं हुआ खाना आने का। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी मुझे कुछ भी लंच के लिए पहले नहीं दी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बेटे को, क्योंकि वो दूध नहीं ले सकता, ही इज़ लैक्टो इंटॉलरेंट, उसको दूध से एलर्जी है। तो मैंने बोला उसको बिस्किट और चाय दे दोगे तो वो भी चलेगा, एटलीस्ट उसको ये मिल जाएगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि वो सुबह से भूखा है। पर वहाँ पर उन्होंने एज़ यूजुअल बोल दिया कि मैम अभी तो कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ़ लंच आवर्स में ही मिलेगा। तो वो फिर एनीवेज़ लंच आवर्स में हमारे पास लंच आया। 3 दिन जो हॉस्पिटल में मैंने बिताए हैं मेरे बेटे के साथ, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने 3 साल बिताए हैं, क्योंकि बाँध कर लिटाना, एक बच्चे को जिसको नहीं पता कि उसको आईवी लगा हुआ है, अगर वो खींचेगा तो उसका ब्लड आ जाएगा, या अगर वो खींचेगा तो उसको चोट लग सकती है, और वो बार-बार उठने की कोशिश कर रहा था, तो हमने हाथ और पैर दोनों बाँधे हुए थे उसके। एक
पेरेंट को अपने बच्चे को पहले तो उस हालत में देखना, क्योंकि वो मेडिकली बहुत परेशानी में से गुज़र रहा है। वो एक्चुअली उसके साथ इतना कुछ हो रहा है कि दवाई भी लग रही है, इंजेक्शन भी लग रहा है, और एक इंजेक्शन, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराना भी मुश्किल है ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको सुई का अंदाज़ा ही नहीं है। सुई लगाते ही वो हाथ हिला देते हैं, कट जाता है, खून निकल आता है, उनको बाँधना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल। उसके बाद हम घर आए, और घर में फिर हमारी एक नई जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि अब हम एक सीज़र मेडिसिन्स पे डाले गए हैं, और मेरा जो बेटा है वो खुद से तो बता नहीं सकता कि उसको बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप कोई नई मेडिसिन खाते हो तो हर मेडिसिन आपको एक साइड इफ़ेक्ट देता है, और ऑटिज़्म में स्पेशली हर एक बच्चा ना एक्सपेरिमेंटिव मोड पे चल रहा है। लिटरली हर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चे पे, क्योंकि गिनी-चुनी कुछ ही दवाइयाँ हैं, वो एक बच्चे को देते हैं, उस पे शायद वो काम कर जाती है, तो वो सोचते हैं दूसरे को भी यही दे के ट्राई करते हैं। पर हर बच्चा हर मेडिसिन के साथ, इसीलिए कहते हैं कि ऑटिज़्म जो है वो, उसमें हर बच्चा अलग है। हर बच्चा हर मेडिसिन के साथ अलग रिएक्शन देता है। मेरे बेटे को जब जो लेवोपिन करके एक दवाई है वो डाली गई आईवी में, वो ही दवाई उसको ओरली भी दी गई जब हम घर आए। उससे जो उसकी हाइपर एक्टिविटी, शायद अगर मैं स्केल पे बोलूँ 100, तो वो शायद घर आकर 1000 हो गई थी। मतलब मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत हाइपर था, लेकिन एक्सट्रीम हाइपर, इतना हाइपर कि वो छलांगे मारता था, कूदता था, और इतना कूदता था कि शायद सीलिंग तक उसका सिर लगता था, इतना हाइपर हो गया था वो। उसको पिन डाउन करना, मतलब बेसिक रूटीन के लिए पिन डाउन करना, नहलाना, खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, इसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो मुझे ये लगा कि हर एक दवाई का, क्योंकि बॉडी को एक्सेप्टेंस करने में भी 3, 4, 5 दिन, 10 दिन लगते हैं। हफ्ता 10 दिन हमने देखा, उसके साथ उसकी ड्रूलिंग बहुत शुरू हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा उसके सलाइवा आ रहा था मुँह में कि वो बह रहा था, बिल्कुल। तो वो मतलब सँभालना मुश्किल हो रहा था, और नींद डिस्टर्ब हो गई थी। एक्सीडेंट्स ऑफ टॉयलेट्स बढ़ गए थे, वॉशरूम यूज़ करना बंद हो गया था। तो मैंने डॉक्टर से बात की, वो दवाई इमीडिएटली तो बंद हो नहीं सकती, कम करी गई वो दवाई धीरे-धीरे, 0.5 एमएल करके नई दवाई ऐड की गई। उस नई दवाई से उसने खाना-पीना छोड़ दिया। उसको वॉमिट्स फ़ील होने लगी, कुछ खाने के लिए देते थे तो वो प्यूक करता था, मतलब उसको अंदर कुछ था नहीं तो बाहर आता नहीं था, लेकिन उसको जैसे उबकाई आती थी। उसको ये लगता था कि मेरे को नहीं खाना। फिर डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर से बात की तो उसने एक दवाई कम की, दूसरी ऐड की, तीसरी बढ़ा दी कि ये वाली ऐसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कोई डेफ़िनेट शायद इलाज है नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि क्या इलाज। अगर मैं बोलूँ तो मेरा बच्चा बच्चा भी है, नॉर्मल जैसे माँ-बाप होते हैं, बच्चों का अच्छा पार्ट जो हर माँ-बाप बताना चाहता है, शायद मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं निमित को लेकर। निमित स्पेशल नीड बाकियों के लिए है, मेरे लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज़ मैंने उसके साथ फेस किए, क्योंकि वो स्पेशल नीड है तो मैं भी स्पेशल नीड बन गई हूँ। और मैं शायद अपने आप को नॉर्मल माँ नहीं कह पाती, क्योंकि मैं नॉर्मल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि नॉर्मल बच्चों में होती हैं पर मेरे बच्चे में नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे में बहुत अच्छाई भी है, वो बहुत प्यार करता है मुझे, बहुत लविंग है, उसको कडल करना बहुत पसंद है, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा नखरे करता है, लेकिन अच्छा कडल करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, और ढूँढता है घर में मुझे, अपने पापा को। उसको गाड़ी में घूमना बहुत पसंद है, उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड म्यूज़िक। तो जितने भी नए-नए गाने होते हैं पिक्चरों के, वो बहुत पसंद हैं उसको। पेपीस नंबर्स पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, तो बड़े मज़े से यूट्यूब स्क्रॉल करता है। किसी का भी फ़ोन उठा लेता है, उसको फ़ोन बहुत पसंद है बाय द वे, तो फ़ोन पे स्क्रॉल करता है, यूट्यूब लगा लेता है, ऑपरेट कर लेता है, हमने नहीं सिखाया, उसको खुद से आता है ये। और अच्छे से बाकी उसको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि बचपन से उसने मुझे कुकिंग करते देखा है, मेरे साथ ही किचन में खड़ा, तो किचन उसको बहुत इंटरेस्ट मतलब करता है, क्योंकि वो उसको हर एक जो डिश है ना, उसके बारे में नॉलेज है। उसको ये भी पता है कि कौन-सी डिश में कौन-से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, कौन-सा बर्तन इस्तेमाल होगा। चाय का बहुत शौकीन है, क्योंकि बिस्किट उसको बहुत पसंद है, तो सॉसपैन देता है, कप देता है, फ़िल्टर में से पानी भरता है, गैस पे सॉसपैन चढ़ाता है कि ये बस मुझे बना के दो। उसको ये पता है कि इसमें सॉसपैन चलेगा। उसको आलू बहुत पसंद है, क्योंकि फ्राइज़ खाता है आलू के, तो जैसे उसको पता है कि आलू कैसे बनेंगे, पीलर देगा मुझे, मतलब क्योंकि वो नॉन वर्बल है तो जैसे बात समझाता है, कढ़ाई देता है कि कढ़ाई में बनते हैं, तो उसको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है कि अगर जैसे अब जो नॉन फ्लेमेबल कुकिंग होती है वो मैं उससे करवाती हूँ, जैसे ब्रेड पे जैम लगवा लिया, बटर लगवा लिया,
अभी जैसे जहाँ वो जा रहा है स्पेशल स्कूल में, वहाँ भी उसे टेबल सेट करवाते हैं, अपने बर्तन उठाकर किचन में रखता है, पानी पिलाता है। वो बात अलग है, थोड़ा-सा साथ-साथ बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा बिहेवियर भी बीच में इंक्लूड हो जाता है और हाइपर एक्टिव बच्चा है तो थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ता है उसको। पर ओवरऑल उसका इंटरेस्ट है कुकिंग में, कलरिंग करता है आजकल, पेंटिंग करता है, पॉट्स पेंट कर रहा है, कप्स पेंट कर रहा है, टी-शर्ट्स पे ठप्पे लगाता है, तो वो भी एक इंटरेस्ट है उसका। उसको कार में घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। नए पेरेंट हैं जो अब अभी-अभी अपनी जर्नी में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनका अभी-अभी डायग्नोज़ मिला है। एक तो ये कि बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा पेशेंस के साथ-साथ बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ही हिम्मत। रोना चलेगा, रो भी, गुस्सा भी करो और आई थिंक ब्रेकडाउन होता है हर एक जर्नी में, हर एक टाइम पर आपका वो मेरा भी होता है अभी भी। लेकिन क्योंकि हम अब शायद बहुत टाइम हो गया है, तो नए पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक तो बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा हार्ड वर्क। एक वो कहते हैं ना कमर कस लो, वो वाली बात है कि लाइफ टाइम आपके बच्चे को सपोर्ट आपका चाहिए क्योंकि सबसे पहले आप अपने बच्चे को जानते हो और आपके बच्चे के साथ सबसे पहला जो एडवोकेसी होती है वो आप ही करते हो क्योंकि आपके बच्चे की आवाज़ शायद है या नहीं है क्योंकि ऑटिज़म में बहुत बच्चे बोलते भी हैं, बहुत नहीं भी बोलते। तो पर माँ जो होती है या जो पिताजी भी हैं वो भी अगर मैं बोलूँ तो कि वो सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखने वाले, उसको समझने वाले होते हैं। तो एक तो अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, बहुत ज़रूरी है मी टाइम लेना। थैंक यू वेरी मच जोश टॉक स्पेशल मॉम, आपने मुझे चांस दिया, मैं अपनी कहानी आप तक पहुँचा पाई। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू कम हियर एंड मेरी स्टोरी से शायद कुछ लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं।